गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम लोग रिकॉर्ड करने जा रहे हैं एनएसीपी के सॉल्यूशंस। जैसा कि मैंने आपको इसके पहले की वीडियो में बताया था कि एनएसीपी एग्ज़ाम जो होता है वो हमारे देश में यूँ कह सकते हो कि जो साइंस स्पेशली फ़िज़िक्स, आज जो फ़िज़िक्स की बात कर रहे हैं, जिनको फ़िज़िक्स से लगाव होता है, चाहे वो आईआईटी की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो मेडिकल की तैयारी कर रहा हो, लेकिन उसको अपना एक बेंचमार्किंग करना हो कि यार मैं किस लेवल पे हूँ। अगर कोई जेईई एस्पिरेंट है तो उसके लिए फ़ायदे वाली बात ये होती है कि एनएससीपी के कई सारे क्वेश्चन जो हैं वो डायरेक्ट आपको देखने को मिलते हैं आईआईटी एग्ज़ाम के अंदर, जेईई मेन के अंदर कई बार आपको डायरेक्ट देखने को मिलते हैं। उसके अलावा कई सारे आईआईटीज़ और कई सारी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ डायरेक्टली अगर आप ओलंपियाड क्वालिफाइड होते हो तो एडमिशन ले लेती है, डायरेक्टली आपको ब्रांच दे देती है। इवन आईआईटी कानपुर जैसे इंस्टीट्यूट्स ने ये परंपरा स्टार्ट की है कि अगर कोई बच्चा ओलंपियाड क्वालिफाइड है तो उसको डायरेक्ट एडमिशन दिया जाए। तो कई तरह के बेनिफिट्स होते हैं और ये एनएससीपी जो एग्ज़ाम होता है उसकी पहली सीढ़ी होती है। तो आज हम इसके सॉल्यूशंस बनाने जा रहे हैं। पेपर के बारे में अगर बात करूँ तो वो यूजुअल पैटर्न था। जो शुरुआत के जो क्वेश्चंस थे वो सिंगल करेक्ट थे अप टू 48 एंड 49 से लेकर 60 तक मल्टीपल करेक्ट थे। क्वेश्चन जो कह सकते हो आपके पूरा जितना भी 11th और 12th का आईआईटी का सिलेबस होता है लगभग उसको पूरे को कवर किए हुए था। तो क्वेश्चंस का अगर मैं लेवल की बात करूँ तो इट वाज फ्रॉम इजी टू मॉडरेट लेवल, नॉट वेरी टफ, नॉट वेरी इजी। अब जैसे आईआईटी में भी कुछ क्वेश्चंस टफ आ जाते हैं, वैसे इसमें भी कुछ क्वेश्चंस टफ थे, कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी थे, कुछ क्वेश्चंस लेंदी थे। एक तो क्या होता है ओलंपियाड के क्वेश्चन में कई बार क्या होता है अपने को बहुत पेशेंसली उसको पढ़ना पड़ता है। जैसे अभी मैं एक क्वेश्चन देख रहा था, किलोमीटर का क्वेश्चन था। क्वेश्चन की लैंग्वेज इतनी लंबी थी कि आपको उसको पढ़ते काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, whatever we are reading we have to write short notes immediately। शॉर्ट जहाँ भी आपको लिखने की जगह वहाँ पे शॉर्ट में लिखते जाओ कि यार इसमें दे क्या रखा है। तो अपने आप फिर आपको आइडिया आने लगता है कि आगे कैसे प्रोसीड करना है। सो आई एम मेकिंग सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन 1 to 10, है ना। जिस कोड की मैं बात कर रहा हूँ उस आई थिंक दैट इज कोड नंबर 40। जिसका क्वेश्चन नंबर 1 ये था। बाकी तो आपका जो भी कोड होगा आप थोड़ा सा आगे पीछे देखेंगे तो क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे। सो दिस वाज क्वेश्चन 1 इन माय कोड जिसका मैंने पेपर का सॉल्यूशन बनाया है। द मैग्नेटिक फील्ड बी प्रोड्यूस्ड बाय द करंट आई फ्लोइंग थ्रू द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर लूप ऑफ साइड एल एट पॉइंट पी at a distance x from the center of a square on the axis perpendicular to the plane of the square loop and passing through its center is। ये क्वेश्चन देखा जाए तो पहले भी मतलब कह सकते हो कि अवेलेबल क्वेश्चन था। एचसी वर्मा में डिट्टो इससे मिलता जुलता क्वेश्चन ऑलरेडी था। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके भी निकालेंगे, लेकिन मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया दूं। अगर मैं यहाँ से x डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूँ विच इज़ वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू दी साइड ऑफ दिस लूप, तो मैं इसको बार मैग्नेट की तरह कंसिडर कर सकता हूँ। एंड द मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस x if it is very large can be written as mu naught times twice of m will be I into L square divided by 4 pi x cube। ये मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है। कहाँ पर होने वाला है? एट अ डिस्टेंस स्मॉल x ऑन द एक्सिस ऑफ दिस लूप। अब हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। अगर हम रिवर्स अप्रोच से बात करें, क्योंकि देखो सॉल्व करके तुम कर ही देंगे, लेकिन एक बार रिवर्स अप्रोच से देखते हो सकता है इजीली कोई ऑप्शन मैच कर जाए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने सी आंसर इसका लगाया। एक बार सी को वेरीफाई करके देखते हैं कि अगर एक्स बहुत बड़ा हुआ तो क्या होगा। अगर एक्स बहुत बड़ा हुआ तो ये जो एल होगा ये नेग्लिजिबल हो जाएगा। सो आई विल गेट म्यू नॉट इंटू आई डिवाइड बाय 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 4x स्क्वायर एंड आई विल बी गेटिंग √2 times x here because x is very large as compared to L, so L will be neglected, and then I will be getting 4 times 2√2 L square। देखते देखिए क्या बनता है। एक 4 से एक 4 कैंसिल हो गया, एक √2 से एक √2 कैंसिल हो गया। आप देख सकते हैं ये बन गया एग्जैक्टली वही जो हमने वहाँ पे लिखा था। ट्वाइस ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए लूप इज इक्वल टू आई इंटू एरिया। सो ट्वाइस ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइड बाय 4 पाई एक्स क्यूब यहाँ से आ गया। इसका मतलब हम रिवर्स अप्रोच से भी अगर देखें तो ये बहुत इजीली हम निकाल सकते हैं, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसकी सिंपल अप्रोच से बात करते हैं कि यार अगर किसी बच्चे को कैलकुलेट करना हो तो उसको कैसे कैलकुलेट करेगा। यू हैव 4 करंट कैरिंग वायर्स लाइक दिस एंड यू वांट टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट। जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है, किसी भी फाइनाइट लेंथ के वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए सबसे पहले उसके कॉर्नर्स को आप इस तरह से कनेक्ट करते हो।
परपेंडिकुलर डालते हो, लेट मी अज्यूम दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज r एंड आई नो r इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर। a के बजाय l लिख लेता हूँ बिकॉज साइड इज l, सो दिस विल बी l स्क्वायर बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर। This is my r. R is the distance of that point from this wire. This angle is 90 degree angle, and if I want to calculate magnetic field of this wire, that magnetic field will be perpendicular to this line like this. इस तरह से वो मैग्नेटिक फील्ड आएगा और उस मैग्नेटिक फील्ड का एक कंपोनेंट आएगा जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा। एंड अगर मान लो मैंने इस एंगल को कुछ नाम दे दिया फाई, then this angle will be 90 minus phi and this component of magnetic field will be b sin phi. So b sin phi is the component of this magnetic field along this axis। और ऐसे मेरे पास चार टुकड़े आएंगे, जैसे हम देख सकते हैं इस वाले वायर का जब मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो इस वाले वायर का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आने वाला है, उसका भी कौन सा कंपोनेंट उसमें आके ऐड होने वाला है, तो उसका भी b sin phi आके ऐड होने वाला है। तो अल्टीमेटली जो मेरा b नेट होगा दैट विल बी 4 टाइम्स b नेट इज 4 टाइम्स b sin phi। बाय द वे व्हाट इज b? सो b इज इक्वल टू म्यू नॉट i डिवाइडेड बाय 4 पाई r विच इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू 2 टाइम्स साइन थीटा। अब मैं आपको बताता हूँ थीटा कैसे मेजर करना होता है। तो जब भी हम फाइनाइट लेंथ के वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो हम थीटा जो है इस तरह से मेजर करते हैं, जो आपका नॉर्मल होता है उससे ये एंगल आप मेजर करोगे थीटा, ऐसे कैसे ये एंगल मेजर करोगे तो ट्वाइस ऑफ साइन थीटा आपको यहाँ पे मिलेगा। जब आप फाइनल आंसर दोगे तो आपको एक तो साइन थीटा की वैल्यू निकालनी होगी। साइन थीटा की वैल्यू आप देख सकते हैं इस ट्राइंगल में, साइन थीटा इज l/2 डिवाइडेड बाय l/2 divided by under root r square plus l square by 4, because this is l/2, this is right angle again, so this will be under root r square plus l square divided by 4. This is my sin theta. At the same time, if I want to calculate sin phi, then sin phi in this triangle, जो इस vertical plane में triangle है, that will be equal to l/2 divided by r. अब आपको मैंने सब बता दिया, r की वैल्यू क्या है, आपको मैंने साइन थीटा बता दिया, साइन फाई बता दिया, सारी वैल्यूज़ को जैसे आप वहाँ पे रखोगे आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। लेकिन जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें स्मार्टनेस क्या है, इसमें जब इतने लंबे लंबे एक्सप्रेशंस हो तो स्मार्टनेस ये नहीं कि हम उसको सॉल्व करके निकाल रहे हैं, स्मार्टनेस ये है कि रिवर्स अप्रोच से वो हो रहा है क्या। इनफैक्ट जब मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और इसकी लंबी लंबी सी एक्सप्रेशन आई तो मैंने वापस से क्रॉस चेक करने के लिए रिवर्स अप्रोच से उसको क्रॉस चेक किया। तो इस क्वेश्चन को मैं सजेस्ट करता हूँ कि अगर ये जेईई मेन या एडवांस में आ जाए तो रिवर्स अप्रोच से यदि करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2 विच इज़ फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। A linear positive charge distribution with linear charge density coulombs per meter extends along positive x-axis। अब आप देख सकते हैं सेमी इनफाइनाइट वायर है और आपको जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को बोला गया है वो ये कॉर्नर वाला पॉइंट है। वैसे तो आप यहाँ पे x पे जाके dx का एक एलिमेंट लेंगे, उस dx के एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड आप यहाँ पे लिखेंगे, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट करेंगे dEx एंड dEy, और जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको पता चलेगा इंटीग्रल ऑफ dEy इज इक्वल टू k लैम्डा डिवाइड बाय r एंड इंटीग्रल ऑफ dEx इज ऑल्सो k लैम्डा डिवाइड बाय r। तो जनता को जनरली ये रिजल्ट पता होता है, जैसे फाइनाइट लेंथ का जो वायर होता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम निकालते हैं तो इसमें क्या होता है कि फाइनाइट लेंथ का जो वायर होता है उस फाइनाइट लेंथ के वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जनता को डायरेक्ट पता होता है। यहाँ पे लैम्डा चार्ज डेंसिटी है, दिस एंगल इज θ1 एंड दिस एंगल इज θ2। So if this angle is θ1 and this angle is θ2, then you can write down electric field directly, which is k lambda divided by r sin θ1 plus sin θ2, and the other component is k lambda divided by r cos θ1 minus cos θ2। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको हम इंटीग्रेट करके निकालते हैं, जो मैंने आपको बताया।
अब इसमें अगर θ1 जो है उसको टेंडिंग टू 0 रख दिया जाए और θ2 को टेंडिंग टू 90 रख दिया जाए, तो आप देख सकते हैं ये एक तरह से आपका सेमी इनफाइनाइट वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। और जैसे आप सेमी इनफाइनाइट वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं कॉर्नर के सामने, तो उसकी जो वैल्यू आती है वो आती है k λ/r एंड k λ/r लाइक दिस। ओके, तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं उस क्वेश्चन में, लेट्स मूव ऑन टू दैट क्वेश्चन। हाँ, इस क्वेश्चन में अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो 45 डिग्री पे आने वाला है। क्वेश्चन बहुत आसान था, जनता को ऑलरेडी इसका रिजल्ट पता होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है डी। इज डायरेक्टेड अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ऑफ स्लोप m इज इक्वल टू -1 विद y इन पॉजिटिव बट अलोंग ए लाइन ऑफ स्लोप m इज इक्वल टू +1 विद y इज नेगेटिव। तो देखो ये सिंपल सी बात है कि यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट ऐसे और ऐसे आएंगे, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ऐसे आने वाला है। सो दिस इज हैविंग अ स्लोप +1 एंड दैट इज हैविंग अ स्लोप -1। तो इसका स्लोप जो है 135 डिग्री, एंगल 135 डिग्री है और इसका जो स्लोप है वो है 45 डिग्री। सो डी इज़ द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। बाकी सारे आंसर्स में देखो ये वाला जो आंसर है ये तो वैसे ही गलत है, क्योंकि λ/y² जो है ये तो डायमेंशनली मैच नहीं कर रहा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन होती है q/डिस्टेंस स्क्वायर। यहाँ पर है q/डिस्टेंस क्यूब, क्योंकि y² उसके बाद लैम्डा जो है वो होता है q/l। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन था। Coming to the next question, which is question number 3. Imagine a situation in which an infinite sheet with positive charge lambda per unit area lies in xy plane. तो आप देख सकते हो बच्चों xy plane, जैसे मान लो मैंने इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, तो यहाँ पर एक प्लस चार्ज की एक शीट पड़ी हुई है। And I want to calculate electric field intensity at a point x, y, z which is somewhere here in 3D. तो उस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा दैट विल बी सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट k कैप। k कैप क्यों आएगा? क्योंकि इस सरफेस के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है वो k कैप डायरेक्शन है, तो k कैप डायरेक्शन में आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, हम लोग मान के चल रहे हैं एक्स वाई जेड में जो z है वो इस तरफ है ना। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें थोड़ा सा हमें ध्यान से जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि z अगर इस तरफ होगा तो k कैप आएगा, z अगर पीछे होगा तो -k कैप आएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको -k कैप भी लिख देता हूँ। ओके, दोनों में से कुछ भी आएगा। आगे बढ़ते हैं। देन यू हैव अनदर शीट ऑफ नेगेटिव चार्ज डेंसिटी इन YZ प्लेन। तो ये था मेरा XY प्लेन, एक YZ प्लेन में भी था। अब देखो YZ प्लेन में क्या होगा कि जैसे यहाँ पे अगर पॉइंट हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे की तरफ होगा, यानी कि जो दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा दैट विल बी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस आई कैप, और अगर पॉइंट उधर हुआ तो इट विल बी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस आई कैप। इसका मतलब ये आंसर जो है ये भी हो सकता है, सिंगल करेक्ट में अगर जवाब देंगे तो ये आंसर नहीं होना चाहिए। हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो इन दोनों आंसर्स को, मतलब इसको भी और इसको भी कैटर करने वाला आंसर चाहिए। तो जो बेस्ट आंसर होगा आपको ऐसे देना चाहिए, सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू जेड डिवाइड बाय मोड जेड के कैप। जब भी प्लस जेड होगा तो अपने आप प्लस में आ जाएगा, माइनस जेड होगा तो अपने आप माइनस में आ जाएगा, और माइनस एक्स डिवाइडेड बाय मोड एक्स, एक्स डिवाइड बाय मोड एक्स आई कैप। अब देखो इसमें सारा सेट हो गया। अगर आपका z भी प्लस है और x भी प्लस है तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो देखो z वाला प्लस में आ जाएगा और x वाला माइनस में आ जाएगा। लेकिन आपका z अगर माइनस है तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पीछे की तरफ जाएगा, क्योंकि जो इनफाइनाइट शीट होती है उसके इस तरफ फील्ड आगे होता है और उस तरफ फील्ड जो है वो पीछे होता है। सिमिलरली जो नेगेटिव वाली शीट है उसके इस तरफ फील्ड जो है इधर आएगा और उस तरफ फील्ड जो है वो उल्टा आएगा। तो अगर हम इन ऑप्शंस में देखें तो इसमें जो सबसे बेस्ट ऑप्शन मुझे नज़र आ रहा है वो सी नज़र आ रहा है। सो ए इज़ नॉट करेक्ट आंसर, सी इज़ द करेक्ट आंसर, है ना। आप और भी कहीं चेक कर सकते हो, जैसे मान लीजिए आपका x पॉजिटिव है, ठीक है, और z भी पॉजिटिव है, तो आपका x अगर पॉजिटिव है z भी पॉजिटिव है तो आप यहाँ कहीं पे हो, तो आप देख सकते हो आपका जो x वाला इलेक्ट्रिक z वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव होना चाहिए, इसमें वो नेगेटिव दे रखा है इसलिए गलत है। ये तो वैसे ही गलत है, कांस्टेंट हो गया। ये पार्शियली करेक्ट है, पार्शियली करेक्ट मतलब इधर करेक्ट है ये, लेकिन जैसे हम पीछे जाएंगे वैसे फिर ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ये आंसर ऐसा आंसर है जो सबको कैटर करता है। ओके, तो इसका आंसर जो है वो इसके बजाय ये कर लिया जाएगा।
Fourth question, for the electric field E in a region of space where a non-uniform but spherically symmetric charge distribution of charge has a density rho r as a function of r। ये बड़ा पुराना और सिग्नेचर क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आईआईटी में भी कई बार आ चुके हैं, जेई मेन में आ चुके हैं, इनफैक्ट एनएससीपी एग्जाम में भी कई बार आ चुके हैं जिसमें चार्ज जो है वो वेरिएबल होता है। सो इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस स्मॉल r where small r is less than equal to capital R, you can write it like this: k divided by r square integral 4 pi x square rho naught into 1 minus x divided by r into dx। क्या है ये 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स? तो उसका शेल का वॉल्यूम है। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पर एक एलिमेंट्री शेल कंसिडर किया। स्मॉल आर पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ, but I have considered an elementary shell of radius x and thickness dx। उस elementary shell को मुझे इंटीग्रेट करना है 0 से लेकर r तक। सो दिस विल बी k by r स्क्वायर इंटू 4 पाई रो नोट इंटू r क्यूब डिवाइड बाई 3 माइनस r टू द पावर 4 डिवाइड बाय 4r। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गया। आप देख सकते हैं कि अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। एक बार हम बाहर भी निकाल के देख लेते हैं। व्हेन स्मॉल आर इज मोर देन इक्वल टू कैपिटल आर, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू k डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटीग्रल डी क्यू, एंड दैट इंटीग्रल डी क्यू विल बी k डिवाइड बाय आर स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन करेंगे 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स मल्टीप्लाई बाय रो नोट इंटू 1 minus x divided by r। You are going to integrate it from 0 to capital R, so you will get k by r square into 4 pi rho naught into r cube divided by 3 minus r to the power 4 divided by 4r। एक बार देख लेते हैं कितना बनता है। So this will become rho naught divided by epsilon naught। अब देखो ये 1 by 4 pi epsilon naught लिख देंगे, तो रो नोट बाई एप्सिलॉन नोट इंटू आर स्क्वायर इंटू 1 बाई 12 टाइम्स। अब देखो ये हो जाएगा आर क्यूब बाई 4, आर बाई 12 हो गया। इसका मतलब हो जाएगा रो नोट टाइम्स आर डिवाइडेड बाई 12 एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर। एक बार चेक कर लीजिए कैलकुलेशन को, कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं है। एक बार पीछे चल के देख लेते हैं। रो क्या दे रखा है, रो नोट ये सब दे रखा है। वेरी गुड, वापस आगे चलते हैं। सो इंटीग्रल डी क्यू इज 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटू रो नोट इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर। इंटीग्रेशन किया तो ये आ जाएगा आपका 12 एलसीएम आ गया। सो दिस विल बी आर बाई 12, के की जगह लिख सकते हैं 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट। सो दिस इज माई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दिस सरफेस। आप देख सकते हैं कि अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेरिएबल है, और बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपको दे रखा है कि वो भी वेरिएबल आता है, बट वो 1 बाई आर स्क्वायर के प्रोपोर्शन आता है। एक एक ऑप्शन पकड़ते हैं अपन इसके। पहला ऑप्शन E इज इक्वल टू 0 बोथ एट R इज इक्वल टू 0 एंड R इज इक्वल टू कैपिटल R। बिल्कुल गलत जवाब। R इज इक्वल टू कैपिटल R पर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है ना। अंदर 0 पे जरूर 0 है। E इज प्रोपोर्शनल टू R फॉर स्मॉल r लेस देन R। तो स्मॉल r लेस देन R के लिए E प्रोपोर्शनल टू R नहीं है, इस तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं आता, कॉन्स्टेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आता है वो। The magnitude of electric field E increases with R and reaches a maximum at a small r is equal to 2r by 3. This you have to check. आपको एक बार इसका मैक्सिमम मिनिमा चेक करना पड़ेगा। देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है अंदर एज ए फंक्शन ऑफ r, ये आ रहा है सम कांस्टेंट टाइम्स। इसको अंदर ले जाओ तो यह जाएगा आपका r डिवाइडेड बाई 3, r डिवाइड बाई 3 माइनस r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4r। ओके आप जब इसका मैक्सिमम मिनिमा करोगे तो यू विल राइट 1 बाई 3 माइनस 2 टाइम्स स्मॉल r डिवाइड बाय 4r इज इक्वल टू 0। डी बाई डी आर कर दिया मैंने, उसको डिफ्रेंशिएट करके 0 कर दिया। यहाँ से देख सकते हो आप, यहाँ से स्मॉल r की वैल्यू आ रही है 2r बाई 3। इसका मतलब इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अपन एक बार उसको विजुलाइज करते हैं किस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस तरह से आएगा कि स्मॉल r इज इक्वल टू 0 पे 0 है, फिर वो बढ़ रहा है 2r बाई 3 पे, वो मैक्सिमा को प्राप्त हो रहा है। उसके बाद वो फिर गिर रहा होगा
और उसके बाद स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R के बाद वो फिर कंटिन्यूसली गिरने वाला है. सो यू विल बी गेटिंग ए मैक्सिमा at small r is equal to 2r/3. The maximum electric field produced, this is wrong option, so the correct option will be C. The magnitude of electric field increases with small r and reaches its maximum at 2r/3. So this is correct answer. C is the correct answer. The maximum electric field produced by the given charge distribution is this. तो एक बार अपन maximum electric field भी चेक कर लेते हैं. स्मॉल r इज इक्वल टू 2r/3 पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेक कर लेते हैं. हो सकता है बाई मिस्टेक किसी ने निकाल दिया हो ये और उससे गलती हो गई हो, तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ से. यहाँ पे अगर मैं 2r/3 डालूँ, पहली बात तो देखो ये क्या बनने वाला है, जगह कम यहाँ कर देता हूँ. सो k मल्टीप्लाई बाय 4 पाई इंटू रो नोट. ठीक है, ये अंदर जाएगा, यहाँ आ जाएगा r/3. r/3 में मैं 2r/3 डालूंगा, सो दिस विल बी 2r/9. देखो कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए कई बार क्या होता है जो सॉल्व कर रहा होता है उससे भी गलती हो जाती है. हो सकता है Emax जो है किसी का ये आ गया, अपन चेक करके देख लेते हैं. सो 2r/9 ये अंदर जाएगा तो दिस विल बी r² r². r² का मतलब हो गया भाई r², यानी कि 4r² डिवाइडेड बाय 9 इंटू एक और 4r. ठीक है, दूसरे कलर से कर लेते हैं. तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, है ना, एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा. ये आ गया आपका r/9. ओके, दैट वाज 2r/9. सो यू विल बी गेटिंग रो नॉट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू r डिवाइडेड बाय 9. इस तरह का मैक्सिमा आ रहा है ये. इसका मतलब ये जो है ना, इसका डी आंसर ये गलत है. इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो कुछ और ही आ रही है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आ रही है हमको पता है. किस जगह आ रही है मैक्सिमम वैल्यू? 2r/3 पे. राइट, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी सी. कई बार हो जाता है, जैसे एक आध बार ऐसा हुआ कि सिंगल करेक्ट में मल्टीपल करेक्ट आ गया, है ना. तो जिन्होंने इसको सॉल्व किया होगा उन्होंने हो सकता है कि उसको बाय चांस गलती से वो मैक्सिमा निकाल दिया. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो दिस इज अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. सब जगह होता है क्वेश्चन, सारी दुनिया में अवेलेबल होता है इस तरह का क्वेश्चन. इसमें क्या होता है, हम यहाँ से इसको कट करते हैं और उसको r इक्विवेलेंट के बराबर कर देते हैं. मान लेते हैं कि r इक्विवेलेंट जो है ना वो x है. सो दिस विल बी r1. ओके, देयर विल बी r2, देन अगेन r1 एंड देन x. ठीक है, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि इन सब का इक्विवेलेंट ये आना चाहिए. तो x इंटू r2 डिवाइड बाय x प्लस r2 प्लस ट्वाइस ऑफ r1 मस्ट बी इक्वल टू x. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो x r2 प्लस 2r1 इंटू एक्स प्लस 2r1 इंटू r2 इज इक्वल टू x² प्लस xr2. एक xr2 से एक xr2 कट गया, है ना. तो ये बन जाएगा x² माइनस 2r1 इंटू एक्स माइनस 2r1 r2 इज इक्वल टू 0. तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जिसके रूट्स हम निकाल सकते हैं. x इज इक्वल टू 2 टाइम्स r1 प्लस माइनस अंडर रूट 4 टाइम्स r1 स्क्वायर माइनस 4ac. 4ac करेंगे तो ये हो जाएगा 8 टाइम्स r1 r2 डिवाइडेड बाय 2. सो यू विल बी गेटिंग r1 प्लस माइनस अंडर रूट r1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स r1 r2. आप देख सकते हैं माइनस वाला जो है सॉल्यूशन ऑब्सोल्यूट हो जाएगा, क्योंकि माइनस में रेजिस्टेंस आ नहीं सकता, इसलिए हमें कौन सा वाला आंसर चुनना पड़ेगा, प्लस वाला. सो यू विल बी गेटिंग दिस आंसर r1 प्लस अंडर रूट r1 स्क्वायर प्लस 2 r1 r2. दिस इज द फाइनल आंसर. अब देखो यहाँ पर भी अपन रिवर्स अप्रोच लगा सकते हैं. कैसे लगा सकते हैं? अगर मान लो सपोज करो सारे रेजिस्टेंस 1 हो जाते हैं तो हमारा क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है. जैसे मान लो मैंने कह दिया कि सारे 1 हैं, तो ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1. अब ये इक्विवेलेंट जो है ना ये आपका x हो गया और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा x. तो अब आपका सोल्यूशन इजी हो जाएगा. कैसे? x इंटू 1 डिवाइड बाय x प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू x. इसको सॉल्व करना ज़्यादा आसान है. इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लो आप.
जब आपका x का कुछ वैल्यू आएगा तो आप देखो वेरीफाई करके देखना इनमें से किस पे मैच कर रहा है। जैसे इसके हिसाब से आना चाहिए 1+√3, तो आपका जो x का वैल्यू है 1+√3 यदि आ रहा है तो इसका मतलब सही है। तो आप अपने लाइफ को आसान कर सकते हो क्योंकि ऑप्शंस इस तरह के दे रखे हैं। हालांकि यहाँ थोड़ा उलझ सकता है बच्चा क्योंकि वो आंसर इसमें मैच कर रहा है, इसमें मैच कर रहा है। यानी कि ये बात तो सही है कि हम इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे रिवर्स अप्रोच में, हमें कुछ और मानना पड़ेगा। R2 2 मान लो, R1 1 मान लो, तो इंस्टीड ऑफ टेकिंग 1 1 आप इसको 2 ले लो तो एक स्पेसिफिक डेटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x × 2 डिवाइड बाई x + 2 + 2 = x। अब थोड़ा स्पेसिफिक डेटा हो गया है ना। हालांकि मेरे ख्याल से उसके बाद कोई दिक्कत नहीं ना, 2R1 R2, हाँ बस सही है। तो उसके बाद तो सारे डिफरेंट थे, R2², हाँ बिल्कुल। तो अगर आपने ये डेटा ले लिए तो क्या है, आपका आराम से आंसर वेरीफाई हो सकता है। लेकिन ठीक है, हम अगर नहीं भी लेते तो भी ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है ना, रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन का। The next question is from magnetic field. Again a very easy question which is in sync with IIT JEE syllabus. JEE में इस तरह के क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं। You have a cylindrical cavity of diameter A exists inside a solid cylinder of diameter 2A shown in figure. Both the cylinder and the cavity are taken to be infinitely long. The axis of the cavity is parallel to the axis of cylinder is at a distance A/2 from it. A uniform current of current density J flows through the cylinder along its length and not through the cavity. Okay. The magnitude of magnetic field intensity P on the surface, देखो यहाँ पर है P पॉइंट, है ना। तो इस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो आप ऐसे कर सकते हो कि इसका टॉप व्यू बनाओ, योर कैविटी इज हियर। मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए करंट की जरूरत है, करंट डेंसिटी आपको दे रखी है, यू वांट टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। मान लेते हैं कि इस पूरे में करंट है, तो अगर इस पूरे में करंट होता तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता वो होता μ0 टाइम्स J × पाई × अब देखना उसकी रेडियस कितनी दे रखी है, तो उसकी जो रेडियस है वो दे रखी है a, तो पाई × A² डिवाइडेड बाय 2π × A। पूरे वायर का मैग्नेटिक फील्ड जो है ये, इसमें पूरे में करंट अगर बाहर की तरफ आ रहा होता तो नीचे की तरफ होता, उसमें से इसका माइनस कर दूँ। तो पहली बात तो इसके सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, दिस इज 3a/2, ठीक है। इसका मैग्नेटिक फील्ड माइनस करेंगे विच इज μ0 × J × पाई × A² डिवाइड बाय 4। उसका जो रेडियस है वो A/2 है, तो इसका एरिया हो जाएगा पाई × A² / 4 डिवाइडेड बाय 2π मल्टीप्लाई बाय 3a/2। 3a/2 is the distance of this point from the axis of this cylinder, जिसको हम काट के बाहर निकाल के कैविटी बनाने वाले हैं। ओके, so now let me try to solve it. A and A will get cancelled, pi and pi will get cancelled, 2 and 2 will get cancelled, and you will be left with μ0 × J pi divided by 2 μ0 × I डिवाइडेड बाय, पाई से पाई यहाँ भी कट जाएगा, J पाई के बजाय JA बनेगा, μ0 × JA डिवाइड बाय 2 माइनस μ0 × J × A डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, 6 से इधर गुणा कर दो, 6 से इधर गुणा कर दो, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी 5 टाइम्स μ0 × J × A डिवाइडेड बाय 12। आप देख सकते हैं ये इसका D जो है वो करेक्ट आंसर है। Coming to the next question, 7th question. You have a thin uniform circular ring of mass m which is rolling without slipping down an inclined plane of inclination 30 degree with the horizontal. The coefficient of friction between the ring and the surface is mu. देखो जब एक रिंग इंक्लाइन पे इस तरह से रोल डाउन करती है तो हम लोग उसका एंगुलर एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन IUR के बाद टॉर्क लिख के सीधा निकाल सकते हैं। I can write mg sin theta multiply by r divide by 2mr². That will be equal to alpha, which is equal to a by r. I can also calculate torque of friction force about center of mass, which will be equal to F into r divided by mr². इसका मतलब हम चाहे तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। फ्रिक्शन फोर्स विल बी इक्वल टू mg sin थीटा डिवाइड बाई 2।
ठीक है। हम चाहे तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं एक्सेलेरेशन की वैल्यू कितनी आ रही है, इट इज जी साइन थीटा डिवाइड बाई 2। तो फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है एम जी साइन थीटा डिवाइड बाई 2, एक्सेलेरेशन की वैल्यू आ रही है जी साइन थीटा डिवाइड बाई 2। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, इधर लग रहा होगा एम जी साइन थीटा, इधर लग रहा होगा ऐसा ही तो है। तो एम जी साइन थीटा में से एम जी साइन थीटा बाई 2 माइनस होके बिल्कुल जी साइन थीटा बाई 2 एक्सेलेरेशन आएगा। तो यार ये तो गलत लग रहा है क्योंकि थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, सो दिस विल बी जी बाई 4। कलर दूसरा यूज़ कर लेते हैं। सो एक्सेलेरेशन विल बी जी बाई 4 एक्चुअली। फ्रिक्शन फोर्स सही लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा आपका एम जी बाई 4। द रिंग कीप्स रोलिंग फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू मोर देन 1/4। तो एक बार देखते हैं कि हमें कितना फ्रिक्शन कोफिशिएंट चाहिए। दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू टाइम्स एम जी कॉस थीटा। एम जी से एम जी कट गया, इसका मतलब म्यू शुड बी मोर देन इक्वल टू tan theta divided by 2. How much is tan theta? Tan theta is tan 30. So mu should be more than equal to 1/2√3. ठीक है, इसका मतलब म्यू 1/2√3 से बड़ा होना चाहिए, है ना। अब एक बार देखो ये 1/4 और 1/2√3, 1/4 को लिख सकता हूँ मैं 1/2 इंटू 2। ठीक है, इसका मतलब ये जो नंबर है, ये वाला नंबर, इस वाले नंबर, ये है 2 इंटू 2, वो है 2 इंटू √3। दिस नंबर इज लार्जर, ये बड़ा नंबर है। इसका मतलब इससे बड़ी और इससे छोटी वैल्यू पे स्लाइडिंग हो जाएगी क्योंकि वो बड़ा नंबर है। इसका मतलब फ्रिक्शन इससे ज़्यादा चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, इसलिए ये गलत है। वैसे भी सिंगल करेक्ट था, तो हो सकता है कि बच्चों ने पहला ऑप्शन देखने के बाद दूसरा कुछ देखा ही ना हो। लीनियर एक्सेलेरेशन, ये तो g/3 तो बिल्कुल गलत है। ठीक है ना, रिंग ही थी ना वो, रिंग वाले केस में तो यही होगा। तो ये देखो आरबीडी का एक बहुत इजी क्वेश्चन, मतलब, और जेईई में इस तरह का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। Coming to the next question, question number 8. A thin uniform rod of length L with negligible mass is attached to the floor by a frictionless hinge at a point P. A horizontal spring connects the other end of the rod to a vertical wall. The rod is in uniform magnetic field. देखो ये जो रॉड है, इस रॉड के ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है इस तरह से। मैग्नेटिक फोर्स सब जगह लग रहा है तो उसको अपन सेंटर पे मान सकते हैं, क्योंकि सब जगह जब कोई फोर्स यूनिफॉर्म लगता है तो उसका सेंटर ऑफ फोर्स मिड पॉइंट पे आता है। और मैग्नेटिक फोर्स का अगर टॉर्क निकालना है तो इट विल बी ILB मल्टीप्लाई बाय L/2। I इज गिवन टू मी, देखो कहाँ पे दे रखा है, करंट दे रखा है 10, लेंथ भी दे रखी है 0.2, सो दिस विल बी 0.2 इंटू 0.2, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो गिवन टू मी, इट इज 1/2 डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व करते देखें क्या आता है। ऐसा लग रहा है कि ये 0.1 आ रहा है, इसका मतलब टॉर्क की वैल्यू कितनी आ रही है, 0.1। क्लॉकवाइज आ रहा है टॉर्क, दैट इज परफेक्ट। इन इक्विलिब्रियम द एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग इज दिस। तो अपन एक काम करते हैं, इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाते हैं। देखो यहाँ पर स्प्रिंग जो है उसमें कुछ खिंचाव होगा और स्प्रिंग का फोर्स लग रहा होगा इस तरह से, और स्प्रिंग के फोर्स का अगर आप टॉर्क निकालना चाहते हैं तो आपको यहाँ से आते की डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। दिस एंगल इज 53 डिग्री, सो दिस हाइट विल बी 0.2 इंटू साइन 53 डिग्री। tan 53 sin 53 is 4/5, so this will be 4 divided by 5। अब देखो इस हिंज के अबाउट टॉर्क बैलेंस होना चाहिए, तो हमारे पास जो एक टॉर्क आ रहा है वो आ रहा है 0.1, और जो दूसरा टॉर्क आएगा दैट टॉर्क विल बी इक्वल टू k टाइम्स x मल्टीप्लाई बाय 0.8/5, ये वाली डिस्टेंस। देखिए k दे रखा है कि हमको कहीं पे, k इज गिवन टू मी, इट इज 5, तो k से k कट जाएगा और x की वैल्यू आ रही है 1/8। ठीक है, जैसे ही x की वैल्यू 1/8 आती है मैं स्प्रिंग की एनर्जी निकाल सकता हूँ, एंड स्प्रिंग की जो एनर्जी आएगी दैट विल बी हाफ इंटू k इंटू 1/64। इसका मतलब ये एनर्जी आ जाएगी 5 डिवाइड बाय 128। 5 डिवाइड बाय 128, ये 4 से अगर मल्टी इसको अगर देखा जाए तो लगभग इसका 4 गुना सा लग रहा है। 0.39 के आसपास ही एनर्जी आ जाएगी। आप एक बार फिर भी एक्यूरेटली चेक कर लेना। सो इन दिस सिचुएशन स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट, है ना। तो ये देखो एनर्जी भी वेरीफाई हो गई इसकी।
अभी कितना इजी क्वेश्चन था, मैग्नेटिक फोर्स लगवा के इधर फोर्स लगा के इधर टॉर्क बैलेंस करवा के स्प्रिंग फोर्स से टॉर्क को बैलेंस कर दिया। जो बच्चे इस साल आईआईटी देने जा रहे हैं उनके लिए मैं बताऊंगा कि ये ज़रूर उनको पूरा पेपर सॉल्व करके देखना चाहिए, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन या इन पे बेस्ड क्वेश्चन, इस तरह की थीम पे बेस्ड क्वेश्चन आपको आईआईटी एग्जाम में और जेईई मेन एग्जाम में मिल सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्यूट सा पेपर है, ज़्यादा ऐसा डिफिकल्टी है नहीं इसके अंदर। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सर्टेन एरिया ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज दिस, ओके, एंड द डिस्प्लेसमेंट करंट थ्रू दैट एरिया इज इक्वल टू दिस। देखो डिस्प्लेसमेंट करंट जो होता है उसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डी फाई इलेक्ट्रिक डिवाइडेड बाय डी टी। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट इज अप्रोक्सीमेटली 8.85 into 10 to the power minus 12. d phi electric by dt is 8 into 10 to the power 3 into 4 times t cube, and the current is given to me 12.5 pico, which means 10 to the power minus 12 ampere. सॉल्व करोगे, अच्छा t की वैल्यू आपको दे रखी है। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर आएगा क्योंकि मीडियम की बात चल रही है। तो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, जब t की वैल्यू आप यहाँ रखोगे दैट विल बी 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, तो आपको एप्सिलॉन आर की वैल्यू आ जाएगी। थोड़ा सा कैलकुलेशन चेक कर लिएगा, जहाँ तक मैंने कैलकुलेट करके देखा इसको मेरे हिसाब से 5.52 के आसपास ये आंसर आता है। सो दिस इज़ अ सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। एक आइडिया मैं आपको दे सकता हूँ, ये लगभग 10 मान लिया जाए तो ये पूरा कचरा लगभग 10 की पावर माइनस 10 हो गया, ठीक है, 10 की पावर माइनस 11 हो गया। इसको आप 10 की पावर 4 मान लो, है ना, तो ये लगभग आपका 10 की पावर माइनस 11 से 10 की पावर माइनस 7 के आसपास रह गया। तो ये पूरा जो यूनिट है दैट इज़ अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर माइनस 7, ठीक है। यहाँ पर ही देखो 0.2 है, 0.2 का होल क्यूब, 0.2 का होल क्यूब हो जाएगा आपका 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। यहाँ पर 8 इंटू 10 की पावर माइनस 3 होगा। अब 8 इंटू 10 की पावर माइनस 3 के साथ एक 4 और है, तो उसको आप बोल सकते हो दैट इज अप्रोक्सीमेटली 32 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। अब ये जो 32 है ये अपन ने इधर काफ़ी सारे अप्रोक्सीमेशन लिए थे, उसको 10 की पावर माइनस 3 मान लो, तो लगभग 10 की पावर माइनस 10 ये आ रहा है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमें एक आइडिया लग जाए, ठीक है। इधर आ रही है वैल्यू आपकी 12.5 इंटू 10 की पावर माइनस 11। इसमें आप देखो इसको 1.25 इंटू 10 की पावर माइनस 11 कर लो, तो आप एक आइडिया लगा सकते हो कि इसका जो आंसर है ना ये बहुत बड़ा नहीं आ रहा है। मेरे हिसाब से तो इसका 5.52 आंसर आ रहा है। मैंने तो खैर कैलकुलेटर से करके देखा था, आप एक बार फिर भी चेक करके देखना। एक मोटा आइडिया लगाने के लिए आप ये अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो, है ना। यहाँ पर 10 की पावर माइनस 10 आया था, उधर 1.25 इंटू 10 की पावर माइनस 11, 10 के आजू बाजू मेरे को ये आंसर फील हो रहा है, 10 के आजू बाजू भी ये आंसर है। फिर भी एक बार आप चेक कर लीजिएगा, अगर आंसर डिफरेंट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स करके कमेंट में बताइएगा ताकि हम उसे चेंज कर सकें, लेकिन मेरे ख्याल से वो फाइनल आंसर है। Now coming to the next question, a thin equiconvex lens of flint glass mu1 is kept coaxially in contact with another thin equiconcave lens. So you have a convex lens then a concave lens. आप डायरेक्ट यहाँ से आने वाले लाइट की इमेज यहाँ बना सकते हैं, जिसको आप सीधा लिख सकते हो म्यू वाटर डिवाइड बाय वी फाइनल। 24 सेंटीमीटर में फाइनल इमेज बन रही है, सभी का रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है। तो बेसिकली मैं एक बार यहाँ लगाऊंगा म्यू n2 बाई n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई आर। एक बार यहाँ लगाऊंगा, एक बार यहाँ लगाऊंगा, सभी को ऐड करूँगा तो ये बनने वाला है म्यू वाटर डिवाइड बाई 24 माइनस म्यू वाटर डिवाइड बाई माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू म्यू वाटर माइनस म्यू 2 डिवाइड बाई प्लस आर यानी कि 20। फिर मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो ये आ जाएगा म्यू 2 माइनस म्यू 1 डिवाइड बाई माइनस 20। एक बार मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो ये आ जाएगा आपका म्यू 1 माइनस म्यू वाटर डिवाइड बाई प्लस 20। आपको म्यू वाटर दे रखा है, यू हैव टू कैलकुलेट म्यू 1 माइनस म्यू 2, यू विल बी गेटिंग 5/9। देखो इसका ये स्मार्ट सॉल्यूशन है, मल्टीपल सरफेसेस पे आप डायरेक्टली ये रिफ्रैक्शन की इक्वेशन लगा सकते हो। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक बार यहाँ लगाना पड़ेगा, दूसरी बार यहाँ लगाना पड़ेगा, तीसरी बार यहाँ लगाना पड़ेगा,
इस सरफेस की जो इमेज बनेगी इसके लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इसकी इमेज इसके लिए बन जाएगी। मैं एक बार आपके लिए उसको भी करके दिखाता हूँ ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए। देखो सबसे पहली जो सरफेस है वो ये वाली सरफेस है और यहाँ पर है μ1। उसके बाद ये वाली सरफेस है, यहाँ पर है μ2। ठीक है, तो मैं जो सबसे पहला फॉर्मूला लगाऊंगा वो ऐसे लगाऊंगा, μ1 डिवाइड बाय v1 माइनस म्यू वाटर डिवाइड बाय माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू μ1 माइनस म्यू वाटर डिवाइड बाय 20। फिर जब इसकी इमेज बनेगी दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी और फिर इसमें से जब उसमें लाइट जाएगी तो मैं दोबारा फिर से फॉर्मूला लगाऊंगा, μ2 बाई v2 माइनस μ1 बाई v1 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय माइनस 20। ठीक है, अब जो सेकंड सरफेस की वापस से जो इमेज बनेगी, कहीं तो ये मुड़ेगा करेगा व्हाटएवर इट इज़, वो थर्ड वाले सरफेस के लिए फिर से ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो फिर ये जो इमेज है, इसने जो इमेज बनाई वो सेकंड वाले थर्ड वाले के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एंड फाइनली म्यू वाटर डिवाइड बाय वी फाइनल माइनस μ2 डिवाइड बाय v2 इज इक्वल टू म्यू वाटर माइनस μ2 डिवाइडेड बाय 20। अब इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दो आप, तो जो इंटरमीडिएट जो इमेजेस हैं वो सब कट जाएगी और आपको वही इक्वेशन मिलेगी जो मैंने डायरेक्ट अप्लाई करी थी। तो इसको आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो, है ना। थोड़ा सा कैलकुलेशन तो है इसके अंदर और देख सकते हो, देखो NSCP एग्ज़ाम है और उनको सारी चीज़ें चेक करनी होती है, बच्चे का पेशेंस चेक करना होता है, उनको कैलकुलेशंस चेक करनी होती है, उसके अलावा पूरा सब्जेक्ट भी चेक करना होता है। तो वो क्वेश्चन इसी तरह से देते हैं। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इनोवेटिव क्वेश्चन। जैसे जियो वाला क्वेश्चन एक बहुत इनोवेटिव क्वेश्चन है। इसके पहले ये देखो, ये भी बड़ा अच्छा इनोवेटिव क्वेश्चन है। डिस्प्लेसमेंट करंट पे क्वेश्चन आ गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है मेन वालों का फेवरेट टॉपिक होता है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आज तक नहीं आया। आरबीडी और मैग्नेटिक फील्ड को मिला के क्वेश्चन बना दिया, इतना प्यारा क्वेश्चन है ना। ये सिंपल आरबीडी का क्वेश्चन था, हालांकि इसमें कोई ज़्यादा नया इनोवेशन नहीं था। सिंपल मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन था, ये भी मतलब ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। दिस इज ऑल्सो ए ट्रेडिशनल क्वेश्चन। ओके, दिस इज अगेन इनोवेटिव क्वेश्चन। व्हाई दिस इज इनोवेटिव क्वेश्चन? क्योंकि अब ए ऑप्शन भी सही लगेगा आपको, है ना, लेकिन ए ऑप्शन के साथ एक और ऐसा रिजल्ट है जिसको सेटिस्फाई कराने के लिए हमको एक जनरलाइज इक्वेशन की जरूरत थी, इसीलिए हमारे को आंसर जो है वो चेंज करके सी करना पड़ा, है ना। तो ये भी एक इनोवेटिव क्वेश्चन था। उसके बाद ये तो फॉर्मूला बेस्ड था, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला था, ये तो अगेन फॉर्मूला बेस्ड था। और जो पहला क्वेश्चन था वो भी फॉर्मूला बेस्ड था, हालांकि इसको रिवर्स अप्रोच से भी किया जा सकता है। सो बेस्ट ऑफ लक। बाकी जो हमारी मोशन की टीम है वो आपके लिए बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशन लेकर के आ रही है। एंड प्लीज़ इन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करिए सभी बच्चे, है ना, और इसको यूटिलाइज़ करिए। उन सभी बच्चों को बताइए जिनके लिए ये यूज़फुल हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।